Namaste everyone. Today we are going to discuss trademark agent examination 2024. तो इस पेपर का टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स के लिए है एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50. ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. अच्छी बात यह है कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसके आंसर देने पड़ेंगे. अगर कोई भी रेफरेंसेस है एक्ट या रूल्स, इसका मतलब ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड द ट्रेडमार्क रूल्स 2017 के बारे में कहा गया है. तो इस पेपर के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप पॉज करके पढ़ लीजिए. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 सेज द प्रोप्राइटर ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वांट टू मेक माइनर चेंजेस इन हिज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नॉट सब्सटेंशियली अफेक्टिंग इट्स आइडेंटिटी. ही कैन. ऑप्शन है ए बी सी डी. इसका आंसर क्या होगा? अगर कोई भी रजिस्टर्ड मार्क है उसमें कुछ अगर चेंजेस, माइनर चेंजेस लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा है? तो आंसर है बी, दैट इज़ पोस्ट रजिस्ट्रेशन चेंजेस. जैसे पहले न्यूमेरिकल ऑर्डर में फॉर्म्स थे, उसके बाद क्या हुआ कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फॉर्म आए. तो सेकेंड शेड्यूल जब भी देखोगे आप तो आपको पता चलेगा सेकेंड शेड्यूल में फॉर्म्स है. जैसे TMA है, ए फॉर एप्लीकेशंस के लिए है, M मिसलिनियस के लिए है, TMM. उसी तरह से आपको फॉर्म TMR है जो कि रिन्यूअल के लिए यूज़ किया जाता है जनरली. TMC है जो सर्च सर्टिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है. TMO फॉर अपोजिशन. P फॉर पोस्ट रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं. एक U है, इसमें एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डल ऑफ रजिस्टर्ड यूज़र है. और TMG है जो कि ट्रेडमार्क एजेंट के लिए स्पेशली यूज़ होता है, उनका रिन्यूअल के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए. तो कुछ फॉर्म्स है जो कि सेकेंड शेड्यूल में हैं, वो आपको याद होना चाहिए. और अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप बता पाएंगे कि इसका आंसर बी होगा, TMP. पोस्ट रजिस्ट्रेशन चेंजेस के लिए ये यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो TMM मिसलिनियस फंक्शंस के लिए होता है. इन एन अपोजिशन प्रोसीडिंग द एप्लीकेंट हैज़ टू फाइल ए काउंटर स्टेटमेंट. ठीक है, आपका जैसे रजिस्ट्रेशंस के लिए आपने अप्लाई किया, फिर किसी ने आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अपोज किया, तो आपके हाथ में कितना टाइम होता है ताकि आप उनका रिप्लाई दे पाए. जो रिप्लाई देते हैं उसी को कहते हैं काउंटर स्टेटमेंट. तो इसका आंसर होगा ए, 2 months फ्रॉम द रिसिप्ट बाय द एप्लीकेंट ऑफ द कॉपी ऑफ द नोटिस ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द रजिस्टरर. तो रजिस्ट्री या ट्रेडमार्क ऑफिस आपको नोटिफाई करेगी कि हाँ आपके एप्लीकेशंस पे नोटिस ऑफ अपोजिशन आया हुआ है. जिस दिन आपको वो नोटिस ऑफ अपोजिशन मिलेगा, विद इन 2 months आपको क्या करना है? रिप्लाई फाइल करना है. उस रिप्लाई को ही कहते हैं काउंटर स्टेटमेंट. तो जब फादर आप देखेंगे तो रूल 44 में है इसके बारे में. और जो हम लोग काउंटर स्टेटमेंट फाइल करेंगे उसमें जो फॉर्म यूज़ होगा वो TMO है. तो ये आप याद रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ दूसरे भी क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के तो आपको ईजी होगा कि काउंटर स्टेटमेंट के लिए फॉर्म जो है वो TMO है और जो रेलिवेंट रूल है वो रूल 44 है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन नॉर्मल कोर्स ए नोटिस ऑन फॉर्म RG3 इज सर्व बाय द रजिस्टरर टू द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर. तो इसमें ये है कि RG3 एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली एक नोटिस है जो कि इशू किया जाता है रजिस्ट्री की तरफ से. किस चीज़ के लिए? रिन्यूअल के लिए. तो बिफोर द एक्सपायरी ये चीज़ दिया जाता है. तो इसका जो आंसर है वो है बी, नॉट मोर देन 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क. जैसे 10 साल के लिए ट्रेडमार्क के लिए होता है, तो जैसे 10वां महीना 10वां साल एंड होगा उसके 6 महीने पहले एक नोटिस आता है जो आपको इंटीमेट करता है कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला है, आप रिन्यू इसको करवा लीजिए. तो ये सारे चीज़ें लिखे गए हैं इन रूल 58 और रूल 58 का जो रेलिवेंट फॉर्म है वो RG3 है. सो इसका आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 3 का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Once a mark is declared well known by the judicial order of a court, such declaration does not automatically entitle such marks to be included in the list of well-known trademark maintained by the trademark registry. जैसे कोई भी कोर्ट है, जुडिशियल कोर्ट है, कोई भी कोर्ट अगर डिक्लेयर करती है कि चलो इसको वेल नोन मार्क का स्टेटस मिल गया, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको कोर्ट से तो मिल गया पर इसका एक अलग ही प्रोसीजर है. इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको TMM फाइल करना पड़ेगा. एक रिलेवेंट फॉर्म है जो मिसलिनियस के लिए यूज़ होता है, TMM.
उस फॉर्म के साथ आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को बताना पड़ेगा कि मेरा ये मार्क था एंड दिस मार्क थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इसको वेल नोन का स्टेटस मिला है। तो आप अपना जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ वेल नोन ट्रेडमार्क, उसमें इंक्लूड कीजिए। तो ये अमेंडेड रूल्स है एक्चुअली 124 जो ट्रेडमार्क रूल्स में इंक्लूड किया गया था। तो ये सारे चीज़ें के ऊपर जो केस है वो है टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप गूगल करके भी इस केस के बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें वही था कि आपको बताना पड़ेगा तभी ये इफेक्ट में आएगा। ऐसा नहीं कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आपने कुछ किया नहीं, फिर आप क्लेम कर रहे हैं कि वेल नोन है, वैसा नहीं होगा। रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा और ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसको आप लोग गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, when you argue that your client's mark has acquired transborder reputation, which of the following case law will cite as precedent? मतलब अगर आप आर्ग्यू करते हो कि जो आपका मार्क है वो ट्रांसबॉर्डर रेपुटेशंस है, ट्रांसबॉर्डर माने बॉर्डर के पार भी, ठीक है, तो इस केस में, ऐसे आर्ग्यूमेंट में किस केस लॉ का आप सपोर्ट लोगे, कौन सा केस लॉ साइट करोगे आप? तो इसका आंसर है बी। जो वर्लपुल वाला केस है उसका नाम है एनआर डोंगरी एंड अदर्स वर्सेस वर्लपुल। बाकी सब केसेस के बारे में भी एक बार देख लेते हैं इन शॉर्ट, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो स्किप ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? that mere advertisement of a trademark was sufficient enough to establish local use and goodwill even if there is no physical presence of goods in the Indian market. This case clearly supported the transborder reputation concept of a mark even against the registered proprietor of a trademark. जो नेक्स्ट केस है वो है टोयोटा वर्सेस पायरियस। इसमें क्या कहा था? केम अप विथ एन opposing decision. It was stated that the reputation and goodwill of a mark have to be established in Indian market to attain well-known status in India. अगर well-known status चाहिए ट्रांस बॉर्डर के लिए तो इंडियन मार्केट में काम करना पड़ेगा। तो ये जो पहले वाला केस हम लोग ने देखे थे उसका जस्ट अपोजिट है, इज़ येट टू बी एक्सप्लेन बाय द एपेक्स कोर्ट सिंस बोथ द केसेस वर डिसाइडेड बाय द डिवीजन बेंचेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। द ओनली वे आउट इज टू डिटरमाइन द इशू बाय अपॉइंटिंग ए बेंच हैविंग हायर स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ ए डिवीजन बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द एप्लेंट मार्क ग्लूकोवीटा हैज एक्वायर्ड ए रेपुटेशन अमंग द जनरल पब्लिक एंड दैट देयर वाज ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ कन्फ्यूजन और डिसेप्शन if the respondent mark Glovita was to be registered. He carefully examined the mark of both the parties and came to a conclusion or observation that both the marks through phonetically alike but are not of nature which may cause deception among the public. Upon such ground, the Supreme Court turned down the order passed by the IPAB, Intellectual Property Appellate Board, जो कि अभी abolished हो चुका है, अभी नहीं है, and of the Karnataka High Court, which observed that these marks are alike, hence no registration should be allowed, and ordered against the Nandini Deluxe. कहा था कि एक जैसे हैं फोनेटिकली बट उनका नेचर जो है वो डिसेप्शन नहीं करेगा पब्लिक को, इसलिए इसको अलाउ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग to Rule 30, an application shall be treated as abandoned if applicant fails to remedy any deficiency so notified to him within। तो कितने महीने के अंदर आपको वो डेफिशिएंसी को रेमिडीफाई करना है? तो टाइम पीरियड का सवाल है तो आंसर है 1 मंथ। पर यहाँ पे क्वेश्चंस में ये रूल 30 नहीं है, गलती है, टाइपो एरर हो सकता है इसमें। ये एक्चुअली डेफिशिएंसी के बारे में बताया गया है इन रूल 31। आप लोग देख सकते हैं रूल 31, आपके पास अगर बेयर एक्ट है तो आप देखिए वहाँ पे डेफिशिएंसी बोल के है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा गया है सब्जेक्ट टू सब रूल 2 ऑफ रूल 10 वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क डज नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स द रजिस्ट्रार शैल सेंड नोटिस देयर ऑफ टू द एप्लीकेंट टू remedy the deficiencies, and if within 1 month of the date of the notice the applicant fails to remedy any deficiency so notified to him, the application shall be treated as abandoned। तो ये है रूल 31 में। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्रिपेंसी लेटर इशूड बाय वाइपो कंसर्निंग MM2 इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी लेटर कहते हैं, फ़ी नोटिस कहते हैं, लेटर ऑफ डिस्क्रिपेंसी कहते हैं, उसको कहते हैं इरेगुलरिटी नोटिस। सो आंसर इज 7 का ए। MM2 के बारे में दिया गया है सेक्शन रूल 66, आप लोग देख लीजिए,
वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ MM2 के बारे में लिखा गया है आपके रूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द राइट स्टेटमेंट इन केसेस ऑफ IRDI एप्लीकेशंस। तो IRDI का मतलब होता है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन डेजिग्नेटिंग इंडिया। तो इसका आंसर है सी, विदिन 18 months द DCP डेजिग्नेटेड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मस्ट कम्युनिकेट्स इट्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द रेमेडी अवेलेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आर। क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है उनके पास? सिविल, क्रिमिनल, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु कैन सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए ट्रेडमार्क। सो आंसर इज सी, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर है सिर्फ और सिर्फ वो ही सू कर सकते हैं इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। फ़ी पेबल टू वाइपो इन मैड्रिड एप्लीकेशन इज़। अगर इंटरनेशनल एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो कौन सी करेंसी में आप फ़ी पे करेंगे? तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो वाइपो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में क्या चलता है? स्विस फ्रैंक्स। तभी आप गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर होगा स्विस फ्रैंक्स। अगर आप किए भी नहीं हैं तभी इसका आंसर निकल जाता है। सो आंसर इज़ बी। और स्विस फ्रैंक्स का करेंसी ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ होता है। 1 स्विस फ्रैंक्स इज इक्वल टू 90 रुपीज़। इंटरनेशनल मार्केट के साथ ये अप एंड डाउन होते रहता है, पर आप अभी के दिन में अगर देखेंगे तो 91 के आसपास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट प्रोटोकॉल ट्रीटी। कौन सा एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है सी, मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मैड्रिड सिस्टम है इसमें 2 ट्रीटीज़ हैं, द मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क, और दूसरा जो है द प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द मैड्रिड एग्रीमेंट। जो प्रोटोकॉल वाला है उसमें इंडिया पार्टी है, और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? 8 अप्रैल 2013। मैंने लिख भी दिया है, ये नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने मैड्रिड प्रोटोकॉल कब ज्वाइन किया था। सो द आंसर विल बी 8 अप्रैल 2013। इस साल नहीं आया, फिर अगले साल या उसके अगले साल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया जिसमें पार्टी नहीं है वो, उसका आंसर है सी, मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द रिन्यूअल ऑफ अ मल्टी क्लास रजिस्टर्ड एप्लीकेशन विच इज़ रजिस्टर्ड इन क्लास 0, 5 and 10 is due on 15/2/2024. The registered proprietor approaches you to file the renewal application before the due date. What would be the prescribed fee payable at the time of renewal considering it is to be filed online? अगर ऑनलाइन आप पे करेंगे रिन्यूअल फ़ी तो कितना पैसा होगा? तो इसका आंसर है 18,000। क्यों? क्योंकि एक जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का फ़ी है वो है 9,000, रिन्यूअल का भी फ़ी 9,000 ही है। तो यहाँ पे देखिए 2 क्लास है, क्लास 5 एंड क्लास 10। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, फॉर अ सिंगल क्लास यू हैव टू पे 9,000। तो यहाँ पे 2 क्लास है तो कितना होगा? 18,000। अगर यहाँ पे रिन्यूअल फ़ी ना होके अगर एप्लीकेशन फ़ी भी होता ऑनलाइन तभी ये आंसर ए ही होता, 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन केस द वैलिडिटी ऑफ असाइनमेंट और ट्रांसमिशन इज इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, द रजिस्ट्रार बी, आंसर इज बी, may refuse the pending assignment or transmission request until the right of the parties are determined by the competent court. अगर इन केस असाइनमेंट और ट्रांसमिशन में कोई सिविल कोर्ट में, कोई हाई कोर्ट में अगर कुछ केसेस चल रहे हैं तो उस समय के लिए क्या होगा? जो रजिस्ट्री है, जो इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस है, वो क्या करेगी? उसको वैसे ही पेंडिंग रखेगी जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। कोर्ट का फैसला जैसे ही आ जाएगा, जो भी पार्टी जीतेगा वो फर्दर उनको बताएगा कि ऐसा ऐसा है, बात है, उसके बाद ही फर्दर ट्रेडमार्क ऑफिस काम करती है। तो यही है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकेशन एक्सटर्नल ऑफिस ऑफ वाइपो। वाइपो का एक्सटर्नल ऑफिस नहीं है। वाइपो का हेडक्वार्टर है जिनेवा, जिनेवा इज़ इन स्विट्ज़रलैंड, और इसके कुछ, एक तो स्विट्ज़रलैंड में हो गया, जिनेवा में वो मेन हेडक्वार्टर हो गया, उसके बाद एक्सटर्नल ऑफिस भी है। कितने हैं? 7। 7 का नाम मैंने दे दिया है, आप लोग याद कर लीजिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सटर्नल EO मीन्स एक्सटर्नल ऑफिस। अल्जीरिया में है एल्जियर्स, ब्राज़ील में है रियो डी जेनेरियो, चाइना में है बीजिंग, जापान में है टोक्यो, नाइजीरिया में है अबुजा, रशिया में है मॉस्को,
और सिंगापुर का सिंगापुर, और इंडिया में उसका ऑफिस नहीं है, एक्सटर्नल ऑफिस, इसलिए आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एन एप्लीकेंट फाइल एन एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लास 32 and 33 फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क POPC. After advertisement of the mark in the trademark journal, the opponent filed a notice of opposition opposing the registration of both the classes with fees rupees 6,000 under number this is. On receipt of the copy of the notice of bearing, this applicant decided to file counter statement. How much fees the applicant has to pay while filing counter statement in person? तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन एप्लीकेशन, एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन इज इन प्रोसेस था, एडवर्टीजमेंट हुआ, उसके बाद नोटिस ऑफ अपोजिशन के लिए ये ओपन हो जाता है। तो इसको नोटिस ऑफ अपोजिशन फाइल कर दिया किसी ने, तो विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड आपको क्या करना होता है, काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना होता है। तो अगर आप काउंटर स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो आपको फ़ी कितना देना है, इसी के बारे में ये क्वेश्चन है। सो द आंसर विल बी सी में कितना है 3,000, तो 3,000 आपको पे करना है। ये शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल सेकेंड आप देखेंगे तभी पता चल जाएगा आपको, शेड्यूल में दिया रहता है फ़ी किसका कितना है। ऑनलाइन अलग होता है, ऑफलाइन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री चाहती है कि यहाँ पे लोग ना आए, ऑनलाइन ही काम करें, इसलिए ऑनलाइन फ़ी कम है देन फिजिकल फ़ी। 17 में है, हु इज़ करेंटली होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ वाइपो, वाइपो का डायरेक्टर जनरल कौन है। सो द आंसर इज़ ए, डेरेन टेंग। उनसे वो है 5th डायरेक्टर ऑफ वाइपो, चाइना के हैं वो, डेरेंग टेन हैंग सिम उनका फुल नाम है, वो याद कर लीजिएगा, चाइना कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के थे, फ्रांसिस गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ए कंपनी हैज़ अप्रोच्ड यू for filing a trademark application for the packaging of its product where photographs of a famous science star also appears. What would be your advice to him regarding the photograph? अगर ऐसा कुछ आता है कि पैकेजिंग के लिए है, आपको जो डिवाइस प्रोड्यूस किया गया है तो उसमें एक फिल्म स्टार का फ़ोटो है, तो आप क्या कहोगे उसको? तो उनको बोलोगे कि आप ठीक है, जो भी एग्रीमेंट है इनके साथ, लेटर ऑफ कंसेंट कहते हैं उसको, कि हाँ उसने जो भी फिल्म स्टार है उन्होंने आपको कंसेंट दिया है कि आप ये पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी होता है, ऐसा कुछ अगर है तो लेना, ताकि इन केस अगर आप एज ए ट्रेडमार्क एजेंट या अटॉर्नी आप एडवाइस करते हैं तो वो चीज़ चाहिए, क्योंकि फिर ट्रेडमार्क ऑफिस में भी फर्दर देना पड़ेगा। अगर ट्रेडमार्क ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगाया तो पहले ही डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेना सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडमार्क? तो इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स कैन बी असाइन विद और विदाउट गुडविल, गुडविल के साथ और विदाउट गुडविल उसको असाइन किया जा सकता है। एंड अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन बी असाइन विथ और विदाउट गुडविल, ये भी सही है। ए ट्रेडमार्क्स वंस रजिस्टर्ड इन फेवर ऑफ वन पर्सन कैन नॉट बी असाइन टू एनी अदर पर्सन। ये असाइनमेंट होता है, ये इसलिए गलत है। सपोज़ आपके नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आप किसी और को दे देना चाहते हैं तो वो असाइनमेंट होता है, इसका प्रॉपर फॉर्म है, प्रोसीजर है, आपका नाम चेंज हो जाएगा, ऑनरशिप चेंज हो जाएगा, तो असाइनमेंट का प्रोविज़न है, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में, इन एन अपोजिशन प्रोसीडिंग द रजिस्टर में टेक इनटू अकाउंट ए ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन वेदर रिलाइड अपॉन बाय द ओपोनेंट और नॉट। Which of the following is correct in respect of foregoing statement? So answer is A, the statement is correct as the registered is empowered by law to raise such ground in the interest of purity of register. Next question, question 21, who can file an application for rectification? Rectification के लिए कौन फाइल कर सकता है? आंसर इज़ वेरी सिंपल, एन एग्रीव्ड पर्सन, जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो सिर्फ कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, विच सेक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट डील्स विथ स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सिटीजन ऑफ कन्वेंशन कंट्रीज? तो कन्वेंशन कंट्रीज का कौन सा है प्रोविजन? आंसर इज ए, वो है सेक्शन 154। आप लोग ट्रेडमार्क एक्ट देख सकते हैं इसमें फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, एज पर द ट्रेडमार्क रूल्स 2017 वेयर ए मैटर हैज़ बीन रेफर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर हिज opinion,
under provision of subsection 4 of section 115 such opinion shall be forwarded under a sealed cover within। तो टाइम पीरियड का क्वेश्चन है, आंसर है ए 7 वर्किंग डेज के अंदर इसमें रजिस्ट्री या ट्रेडमार्क ऑफिस आपको रिप्लाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी मार्क टू बी ए वेल नोन ट्रेडमार्क। वेल नोन ट्रेडमार्क कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है सी बोथ ए एंड बी, मतलब हाई कोर्ट के पास पावर है। और सेकेंड होगा रजिस्टरर ऑफ ट्रेडमार्क, रजिस्ट्री का भी अपना पावर है टू डिक्लेयर एनी ट्रेडमार्क एज एन वेल नोन ट्रेडमार्क। आप लिस्ट भी देख सकते हैं आईपी इंडिया के साइट पे जाके, ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क, उसमें आपको दिखाई देगा बहुत सारा, जैसे टाटा, बाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ मैड्रिड प्रोटोकॉल एज ऑन डेट 1 August 2023। सो आंसर इज ए 114 मेंबर कवरिंग 130 countries। When trademark application can be filed to protect, answer is C both A and B, shape of the product, trade dress। कोई भी प्रोडक्ट का शेप आप कर सकते हैं, ट्रेड ड्रेस मतलब जो भी कलर होगा, कोई जो भी डिज़ाइन होगा वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया बिकम सिग्नेटरी टू नाइस एग्रीमेंट, वियना एग्रीमेंट एंड द लेकार्नो एग्रीमेंट। दीज मेंशन एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन, आंसर इज ए September 7, 2019। तो इंडिया इन सबों का मेंबर है। जो भी क्लासिफिकेशन हम यूज़ करते हैं ट्रेडमार्क में, देयर आर 45 क्लासेस इंक्लूडिंग सर्विसेज एंड गुड्स। तो वो जो फॉलो करते हैं हम लोग उसी को नाइस एग्रीमेंट के तहत फॉलो करते हैं, जो कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। वियना एग्रीमेंट में जो भी पिक्चर्स है उसको हम वियना में भेजते हैं ताकि उसको कोडिफाई कर सके। हर एक एप्लीकेशन जिसमें डिवाइस है, जिसमें कुछ पिक्चर्स हैं, उसको भेजा जाता है वियना एग्रीमेंट के तहत उसको कोडिफाई करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, रेस्ट्रिक्शन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्सटाइल गुड बीन पीस गुड्स अंडर सेक्शन 81 विच इज नॉट एप्लीकेबल। ए लाइन हेडिंग shall be deemed to be capable of distinguishing। Question number 30, which statement is true in case of every international registration at WIPO designating to India? आंसर इज सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। IRDI नंबर इज अलॉटेड, एक नंबर होता है। एप्लीकेशन इज रिसीव्ड एज बर्थ नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, टू फाइल मैड्रिड एप्लीकेशन वन मस्ट बी, आंसर इज डी इंडियन नेशनल और बी डोमिसाइल ऑफ इंडिया। या तो सिटीजनशिप हो आपका, या आप यहाँ पे रहते हो, बाहर के सिटीजन हो, रहते हो, तब भी आप फाइल कर सकते हो मैड्रिड एग्रीमेंट, मैड्रिड एप्लीकेशन। मस्ट हैव ए रियल एंड इफेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, कुछ आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या कुछ भी हो, बिजनेस हो इंडिया में। एनी एस्टेब्लिशमेंट इंडिविजुअल हु हैज़ एड्रेस फॉर सर्विस इन इंडिया, एड्रेस फॉर सर्विस इन इंडिया नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन फॉल्स अंडर क्लास, ये कौन सा क्लास में आएगा? दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, द current membership strength of the world WIPO is, आंसर इज डी 193 मेंबर स्टेट हैं वाइपो में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ए लीगल प्रैक्टिशनर और ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट और ए पर्सन इन द सोल एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रिंसिपल कैन साइन which of the following documents on behalf of an applicant? So answer is B, all application or documents except making an affidavit on behalf of the applicant। अगर कोई भी प्रायर यूज़र है ट्रेडमार्क में तो वो एक एफिडेविट देते हैं, उस एफिडेविट पे सिर्फ उन्हीं का नाम होगा जो कि ऑनर है, या प्रोप्राइटरशिप अगर फॉर्म है तो प्रोप्राइटर है वो, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो वन ऑफ द पार्टनर है, कंपनी है तो उनका डायरेक्टर है या एमडी है, तो वो जो एफिडेविट है सिर्फ उनका ही साइन चलेगा। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है आप साइन करके, क्योंकि यू आर ऑथराइज पर्सन, आप साइन करके उसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, ट्रिप्स स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो आंसर विल बी डी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। रूल 58(3), हाउ मच टाइम द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर विल गेट टू रिन्यू द ट्रेडमार्क इन केस सेम इज रजिस्टर्ड आफ्टर द रिन्यूअल पीरियड। तो इन केसेस में क्या होगा? सो आंसर विल बी 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37, स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स लाइफ जैकेट्स shall fall under which class as per the 10th edition of नाइस क्लासिफिकेशन। तो ये लाइफ जैकेट्स कौन सा क्लास में होगा? सो द आंसर इज ए, दैट इज 9, क्लास 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, ए पर्सन अप्रोचेज यू टू फाइल एन एप्लीकेशन इन हिज नेम where he himself does not intend to use the trademark but intend to
subsequently assign the trademark to a company which is about to be informed and registered under the Companies Act 1956, how would you advise him legality of such an application? So answer will be A. Such an application is very well possible by virtue of section 46 of the Trademark Act 1999. Next question, question 39. Who can be a registered user of a trademark? कौन हो सकता है? Proprietor of a trademark and the other person who wants to be registered user has to jointly apply. तो यहाँ पे registered user हो सकते हैं उस trademark का. The full form of IAOI and OOR. Answer is A. International application originating from India. IAOI and Office of Origin. इसी को OO शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं इंटरनेशनल एप्लीकेशंस में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41. While filing Madrid application and designating USA, it is mandatory to declare intent to use the mark along with MM2. The prescribed form is, कौन सा फॉर्म है? MM18. Next question, question 42. The 9th edition of Vienna classification comprises of, कितने कैटेगरी हैं वियना क्लासिफिकेशन में? 29. तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43. द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क कॉन्फ्लिक्टिंग विद जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज रिफ्यूज्ड इनवैलिडेट अंडर सेक्शन 106. दैट इज आंसर विल बी बी. पेनल्टी स्टैंपिंग थ्रेड. और ये सेक्शंस का मैंने थोड़ा बहुत लिख रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं. 116 में गुड्स इंपोर्टेड बाय सी होता है. सेक्शन 117 में कॉस्ट ऑफ डिफेंस और प्रोसिक्यूशन. 107 में पेनल्टी फॉल्स ट्रेडमार्क एज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में उसके बारे में लिखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क? आंसर इज डी. बोथ ए एंड बी आर ट्रू. द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द वैलिडिटी. सही है ये. बी में क्या है? द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन बी रिन्यूड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एट ए टाइम. मतलब जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं तो वो 10 ईयर्स की अगर मिल जाए तो 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स यू हैव टू रिन्यू. तो वो 10 ईयर पीरियड चलते रहता है. द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैनॉट बी कैंसिल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन यूज़. ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन है, यहाँ पे कैंसिलेशन फाइल हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए गुड ट्रेडमार्क? गुड ट्रेडमार्क कौन सा है? तो आंसर है ए. क्रिस्टल फॉर कार क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. ठीक है. बाकी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड है, काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी, अगर ऐसा कुछ है तो उसको सही नहीं माना जाता है, क्योंकि फिर जैसे ही एग्जामिनेशन होगा आपका तो सेक्शन 9B का ऑब्जेक्शन आएगा. जैसे ऊडी फॉर वुडन फर्नीचर. वुडन फर्नीचर को ऊडी आप नाम नहीं दे सकते. क्यों? क्वेश्चन, क्वेश्चन 46. कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड यूजर एंड नोटिस ऑफ इंटेंशन टू intervene in proceeding in cancellation variation is filed under the form. कौन सा फॉर्म लगेगा? अप्रोप्रिएट फॉर्म कौन सा है? आंसर इज फॉर्म TMU. ये रजिस्टर्ड यूज़र के लिए होता है कैंसिलेशन. जैसे P जो होता है पोस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है C में, और TMM मिसलिनियस फंक्शंस के लिए होता है. TMO अपोजिशंस के लिए होता है. काउंटर स्टेटमेंट के लिए भी TMO होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47. अरेंज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड बाय एप्लीकेंट अंडर मैड्रिड सिस्टम ऑफ इंडिया एज ऑफिस ऑफ ओरिजिन. चूज द राइट ऑर्डर. तो यहाँ पे आंसर है बी. ये आप खुद ही मैच करके देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 48. देयर इज पॉसिबिलिटी डेट ए सब्सिक्वेंट सिमिलर मार्क फॉर सिमिलर गुड्स और सर्विस मे बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन व्हेन. ये कब होगा? ये एक्सेप्शंस चीज़ है, जनरल चीज़ नहीं है. इसका आंसर है सी. बोथ ए एंड बी जब कंडीशन होगा तब ये अलाउ होगा. देयर इज ऑनेस्ट कंकरेंट यूजर और अदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. ठीक है. और सेकंड में है देयर इज प्रायर यूजर ऑफ द सब्सिक्वेंट मार्क. जो मार्क रजिस्टर्ड है, जब से उनका यूज़ का डेट है उससे पहले का किसी ने यूज़ कर रखा है तभी होगा. उसके बाद का भी है, पर ऑनेस्ट कंकरेंट यूजर है तब भी मिलेगा ये चीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49. Section 19 of the Trademarks Act 1999 deals with. Section 19 में क्या है? Marks which have become customary in current language. तो इसके बारे में दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50.
The term appellate board was omitted from the Trademark Act 1999 as amended by the Tribunal Reforms Act 2021 on, ये डेट पूछ रहे हैं कि कौन सा डेट में होगा, आंसर इज बी 4/4/2021। पहले एपिलेट बोर्ड था, कोई भी ऑर्डर से आप डिप्राइव्ड है, कुछ रेलिवेंट सेक्शन है जहाँ पे रजिस्ट्रार अगर ऑर्डर पास करता है आप नाखुश से तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, कहाँ पे, एपिलेट बोर्ड में। पर अभी एपिलेट बोर्ड को एबॉलिश कर दिया गया है 4/4/2021 में, अभी डायरेक्टली हाई कोर्ट जाता है ऐसे केसेस। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।